नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, किन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है और कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। उसके बाद वाले मैंने बताया था कि आप सभी लोगों को कि जो हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें आपको किस तरीके से हैंडल करना होगा। एक वार्डन कितने स्टूडेंट के ऊपर एक वार्डन की संख्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया था आप सभी को। साथ ही हमने कल ड्यूटीज़ भी देखा था। किसका देखा था? तो सुपरिटेंडेंट का देखा था। और मैंने बताया हुआ था कि सुपरिटेंडेंट कौन होता है। अगर 4-5 हॉस्टल एक साथ किसी स्कूल के अंदर में आते हैं या आसपास आते हैं तो उन सभी को मैनेज करने के लिए एक सभी वार्डन के ऊपर में एक व्यक्ति को चुना जाता है, एक पर्सन को चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिसे सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। अगर हॉस्टल केवल एक ही है आसपास या एक स्कूल के अंदर में एक ही हॉस्टल आता है तो उसके लिए केवल वार्डन रहेगा। इसका आप सभी को ध्यान रखना है। आप सभी कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको सभी जो मेरा साउंड है वो ऑडिबल है कि नहीं है। ओके करके बताइएगा साउंड आ रहा है कि नहीं, या फिर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप सभी को। जी पीडीएफ आज डल जाएगा, माफ़ कीजिएगा कल डल नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज ये डल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस क्लास के बाद। ये आपको साउंड और जो विजिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? ऑल ओके? ओके। तो फिर पढ़ेंगे आज हम लोग ड्यूटीज ऑफ वार्डन, जो कि आप लोग बनने वाले हैं। आपको मैंने बोला है, आप जितने लोग भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक गारंटी दिलाता हूं कि आप वार्डन बन चुके हैं और आपको भी यही मान के चलना है। सिलेक्शन का सबसे पहला रूल तो यही होता है कि आपको मान के चलना है कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप वो बन चुके हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, दो फायदे होती है उससे। दो फायदा क्या होता है ये बताता हूँ। पहला ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप रहता है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। दूसरा ये क्या होता है कि जैसे ही आप सोचते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक काम करने लग जाता है नेचर का, कि वो आपकी तरफ जो भी चीज़ को आप चाहते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है और वो आपकी तरफ आना चालू हो जाता है। तो प्लीज़ ये दो चीज़ें मेरा मानिएगा, ये दो चीज़ों को जानिएगा और मेरा बात मानिएगा कि आप अभी से हॉस्टल वार्डन बन गए, केवल आपको यही सोचना है और उसी सोच का आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ। ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इसमें केवल आपका सोच ही डिफाइन करेगा कि आप इसमें कितना नंबर लेके आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं बड़ी बढ़िया ढंग से। तो ड्यूटीज ऑफ वार्डन देखते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर को मैंने आपको जो भी बताया था सफिशिएंट था, सफिशिएंट इनफ बताया कि उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप और कहीं भी ध्यान अगर देना चाहते हो, आप कहीं से पढ़ना चाहते हो, आपको मटेरियल मिल रहा है, आप पढ़ लीजिए। पढ़ना कभी भी हानिकारक नहीं होता है, लेकिन बेस्ट वे में पढ़ना, सेलेक्टेड चीज़ पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो सेलेक्टेड चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वही आप पढ़ते चलिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो चीज़ मैंने लिखाया है वही मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। पढ़ने से अलावा इसको आप गो थ्रू कीजिएगा, इस पीडीएफ को गो थ्रू कीजिएगा और केवल हो सके तो 1 से 2 बार मेरा क्लास जरूर देखिएगा। अभी लाइव में देख रहे हैं तो जो लाइव नहीं आ पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो जाएगा, लाइव का वीडियो जो 24 घंटे बाद रिकॉर्डेड आपको मिल जाता है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन कम से कम 2 बार देखिएगा, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे इनके, तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसका ध्यान रखेंगे। अब पहला देखते हैं ड्यूटीज ऑफ वार्डन में। फर्स्ट क्या है? तो रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन ट्वाइस अ डे। वार्डन दिन में 2 बार बच्चों की नियमित उपस्थिति लेंगे, बच्चों की उपस्थिति लेंगे। अब जैसा स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हम जाते हैं, अटेंडेंस हर पर्टिकुलर क्लास में आपका अटेंडेंस लिया जाता है। कई स्कूलों में ऐसा होता है, कई स्कूलों में ऐसा होता है कि केवल फर्स्ट पीरियड में ही आपके अटेंडेंस ले लिए जाते हैं। कॉलेज में भी देखेंगे तो हर लेक्चर में अलग अलग अटेंडेंस होता है। उसी प्रकार से यहाँ जो वार्डन रहेगा आपके हॉस्टल का, या जो आप काम करेंगे, आपको क्या करना होगा कि आप मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, जिस भी समय हो, आपको दिन में 2 बार, कम से कम है ये, कम से कम 2 बार आपको तो अटेंडेंस लेना पड़ेगा। और ये सफिशिएंट होता है 2 बार। 2 बार क्यों?
सबसे पहले आप लेंगे जब वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते वक्त आपने ले लिया कि हाँ सभी स्टूडेंट स्कूल गए हुए हैं। अगर कोई बच्चा रुका हुआ है तो किस कारण से रुका हुआ है ये आपको पता चल जाएगा, और इसकी जानकारी आप स्कूल में भी दे सकेंगे कि हाँ बच्चे के आज तबीयत खराब है, बच्चे को आज किसी कारणवश नहीं जाना है या उनके पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे। तो ये एक अटेंडेंस का एक फायदा ये हुआ। जब दूसरी बार आप अटेंडेंस लेंगे तो क्या होगा कि जितने बच्चे गए थे वो वापस आए हैं कि नहीं आए हैं, जितने बच्चे हैं उनमें सभी उपस्थित हैं कि नहीं है, कोई बाहर घूमने तो नहीं चले गया है, कोई अटेंडेंस के टाइम कहीं और तो नहीं चले गया है। तो अगर कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा नटखट स्वभाव के होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि बंक कर लेते हैं, हॉस्टल को ही बंक कर देते हैं। इसको हॉस्टल से स्कूल के लिए तो निकलते हैं, स्कूल बंक कर देते हैं और वापस हॉस्टल कब आते हैं, अगले शाम में या उसी शाम में रात में पहुंचते हैं। वो भी चोरी छुपे आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पता न चले, वार्डन को पता न चले। तो इस प्रकार के काम ना हो इसलिए 2 बार अटेंडेंस लिया जाता है, वो आपके सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ही होता है, किसके, चिल्ड्रन के, स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो 2 बार अटेंडेंस लेना ये किसका ड्यूटी है, ये वार्डन का ड्यूटी है। ये क्लियर हो गया, क्यों लिया जाता है ये भी क्लियर हो गया। पॉइंट 2 देखते हैं, इंस्पेक्ट द डॉर्मेटरीज एंड द अदर परमिसेस ऑफ द हॉस्टल ऑन डेली बेसिस। छात्रावास के छात्रावासों एवं अन्य परिसरों का दैनिक आधार पर निरीक्षण करना। ये क्या है, तो हॉस्टल जो बना हुआ है वहाँ आपके जो भी चीज़ें हैं वो सही स्थिति में रखी हुई है कि नहीं। अगर कोई हॉस्टल का एक क्षेत्र है जहाँ पर आप स्टोर रूम बना कर रखे हैं, वो उस स्टोर रूम में सारी चीज़ें सही स्थिति में रखी हुई है कि नहीं, वहाँ से कुछ चीज़ चोरी तो नहीं हो गया है, या फिर कोई आवारा पशु है वो किसी एरिया में, खाली एरिया में घुसकर सो तो नहीं रहा है, उठ और जो भी काम है वो तो कर नहीं रहा है। जैसे कुत्ते कुछ होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, वो घुस जाते हैं उधर ही। कभी कभी ऐसा देखा गया है हॉस्टल्स में, मैं जहाँ था उनका मैं बता सकता हूँ कि हॉस्टल में एक एरिया था थोड़ा सा टूटा हुआ था, वो रूम पीछे साइड से टूटा हुआ था और सामने गेट लॉक था, जो कि अंदर आपके इनर सरफेस में होता है हॉस्टल के। लेकिन वो आउटर साइड से वहाँ से मवेशी घुस जाते थे, गाय वाय घुस जाते थे, वहीं यूरिन, वहीं टॉयलेट, सब चीज़ें वो कर रहे हैं, उनका पूरा स्मेल अंदर की ओर, अगर हवा उस ओर से आ रहा है तो आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसलिए डेली बेसिस पर क्या करना होगा, एक वार्डन को निरीक्षण करना होगा, किसका, पूरे हॉस्टल का, कि हाँ ऐसे कुछ जानवर तो नहीं आ गए हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोर लोग रहते हैं, या फिर जो अल्कोहलिक लोग रहते हैं, अल्कोहल पीकर वहाँ घुस तो नहीं गए हैं, जुआ सट्टा तो नहीं खेल रहे हैं। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ लाया गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखेंगे तीसरा पॉइंट, टेक नेसेसरी एक्शन डीम्ड फिट एंड रिपोर्ट एनी मैटर pertaining to sickness, injury, abuse of children in hostel to the superintendent। यहाँ क्या बोला गया, आवश्यक कार्यवाही करें एवं छात्रावास में बच्चों की बीमारी, चोट, शिकायत संबंधी मामलों की रिपोर्ट अधीक्षक को दे। अब ये क्या होता है, देखो तो हॉस्टल में जब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ रह रहे होंगे तो एक ही एज ग्रुप के नहीं होंगे, वो स्टूडेंट अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ एज ग्रुप के रहेंगे। कुछ जो रहेंगे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ जो है 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। खैर 10th और 12th का तो अलग हॉस्टल रहता है, 10th तक हम लोग मारते हैं, 10th तक, 11th 12th का अलग मान लिए। 10th तक अगर देखें तो भी 6th क्लास का रह रहा है और 10th क्लास का रह रहा है। अब 10th क्लास का स्टूडेंट हो सकता है कि दबाव बनाकर 9th 8th वाले को अपना होमवर्क करने बोले, या बोल सकता है अपना मेरे कपड़े धो दो, या बोल सकते हैं मेरे जो रूम है उनकी सफाई कर दो। तो इस तरीके का काम तो नहीं कराया जा रहा है। उसका इंस्पेक्शन कौन लेगा, उसका इंस्पेक्शन लेगा सुपरिटेंडेंट या फिर वार्डन। ठीक है, आप जो बन के जाएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर छात्रावास में कोई बच्चा रहता है, अगर वो बीमार हो गया, उसको उल्टी दस्त हो रहा है, तो उसकी आप चेकअप करवाएंगे, हेल्थ जांच करवाएंगे कि हाँ इस बच्चे को बीमारी है, हम लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप वार्डन बनने के बाद उन बच्चों को जो उस हॉस्टल में आकर रहेंगे उनके गार्जियन का काम भी आपको करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक माँ बाप बच्चों का घर में परवरिश करते हैं उस तरीके से देखभाल आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चोट लग गया तो चोट लग गया तो उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिलाएंगे। साथ ही अगर कुछ बच्चे आपस में मिलकर लड़ाई कर रहे हैं और बार बार ऐसा देखा जा रहा है कि वही बच्चा अन्य स्टूडेंट के साथ पहले एक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, इस तरीके से एक बच्चा बाकी सभी के साथ झगड़ा करते जा रहा है, लड़ाई करते जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस स्टूडेंट के मम्मी पापा को आपको इन्फॉर्म करना होगा, माता पिता को आप इन्फॉर्म करेंगे कि आपका स्टूडेंट, आपका जो बच्चा है इस तरीके से कार्य कर रहा है। तो उनके ऊपर हम आगे चलकर हो सकता है कि उसको रस्टिकेट भी कर दें। अभी तो हमने उसको थोड़ा बहुत जो भी है पनिशमेंट देकर सुधारने का प्रयास किया इस तरीके का। तो आपको उनकी शिकायतें पहुंचानी होंगी, शिकायतें आप स्कूल में पहुंचाइए
ताकि वो टीचर्स के डर में सुधरने का प्रयास करे। और आपको भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाना होगा ताकि वो छात्र या स्टूडेंट वापस से उस तरीके का कार्य ना करे। ठीक है, तो इसका देखना है आपको। बुली वुली वाली चीज़ें भी इसी में आ जाती हैं कि बुली करते हैं, कोई एकदम हिष्ट पुष्ट एकदम हट्टा कट्टा कोई लड़का है, वो एकदम पतले दूल्हे लड़के से अपना सारा काम करा रहा है। जब भी बेचारा खाने भी हॉल में आ रहा है, अपने रूम से निकल कर यहाँ खड़ा हुआ गेट में ऐसे करके, जैसे हुआ घुसा हॉल में, पीछे से एक चमाट मार रहा है। तो इस तरीके के कामों को भी कम किया जाए। ये सभी किसकी निगरानी में होगी? तो वार्डन की निगरानी में होगी। तो वार्डन का ये काम होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ जितना लिखा है जरूरी नहीं कि केवल यही काम हो, इसके अलावा भी आप जो सोच सकते हैं वो सारे काम भी एक वार्डन को करने होते हैं। फिर देखते हैं 4th नंबर का, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन एट ऑल टाइम्स। तो आपको बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी, किस प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? एक तो वो आपस में लड़े झगड़े ना, आपका कोवर्कर है या आपके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी है वो उनको किसी भी अलग प्रकार के कामों में ना लगा दे। अगर कोई मेस का कमेटी है, मेस कमेटी जो रहता है मेस समिति, उसमें अगर कोई कुक है, अगर हेल्पर नहीं आया तो किसी बच्चों को बुला लिया जा रहा है कि भाई तुम हेल्प करो। ये नहीं करवाना है, एक वार्डन के तौर पर आपको भी नहीं कराना है, और आपको ध्यान में रखना है कि वो कुक इस तरीके का काम ना करवाए। उसके लिए आप अलग से एक दिन के लिए उनकी एक दिन की रोजी में किसी वर्कर को लाकर काम करवाइए। ये नहीं कि बच्चे जो पढ़ने के लिए वहाँ आए हैं उनसे ही काम कराया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको उनकी पूरी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। चारों तरफ आप ये कर सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा के रखें, निगरानी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन बच्चा कहाँ आ जा रहा है, किससे मिल रहा है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ हॉस्टलों में, ये सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार ही बता रहा हूँ, सारे आपको डाटा याद नहीं करने इसलिए डाटा लेकर नहीं आता मैं, लेकिन कहीं कहीं आपको देखा गया है सर्वे में कि जो हॉस्टल है उनका पीछे का जो बाउंड्री वाला टूटा हुआ है, वहाँ से कुछ चोर उचक्के घुसते हैं, जो ताश खेलने वाले हैं वो लोग घूम रहे हैं, गैम्बलिंग वाले घुस रहे हैं अंदर, और जो 9th 10th इनके इस उम्र के जो बच्चे रहते हैं, इस क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे रहते हैं, उनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं, उनको ये सभी चीज़ों में लिप्त कर रहे हैं, उनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सभी आदतों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी को सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं आप? सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, सभी का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर वैसा कोई पकड़ा गया तो उसे घर में बताइए, टीचर्स को बताइए, साथ ही आप पनिशमेंट भी दीजिए। तो ये आपको टोटल इंश्योर करना है कि उनकी सेफ्टी रहे, उस प्रकार के लोग जो अंदर आ रहे हैं उनको आने से मना किया जाए, उस बाउंड्री वाल को फिर से सुधारा जाए। ये सभी काम आपका किसका होगा? वार्डन का होगा। ठीक है, क्लियर। 5वें नंबर को देखते हैं, तो वार्डन में ऑल्सो चेक द क्वालिटी ऑफ फूड ऑन डे टू डे बेसिस। तो भोजन की गुणवत्ता की जांच करना है। भोजन की गुणवत्ता की जांच कैसे? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक अमाउंट अलॉट हुआ है आपके हॉस्टल को कि 30 दिन के लिए आपके हॉस्टल में अगर 1000 स्टूडेंट है तो 30,000 रुपये आया है पर डे 1000 के हिसाब से, एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे ज़्यादा ही आता होगा। ठीक है, तो वो आपके मेस के लिए आया हुआ है। अब मेस कमेटी वाला क्या कर रहे हैं कि जितने भी सस्ते में सस्ते सब्जी मिल जाए और पैसा बचे वो मैं रख लूँ, बिलिंग ज़्यादा का बताऊँगा और जो सब्जी है कम वैल्यू का लाऊंगा, मतलब क्वालिटी उतनी अच्छे से नहीं रहेगी। अब पता चल रहा है जो टमाटर जिसको कोई खा नहीं रहा है, दबा कुचला टमाटर है, वो एक तरीके से मवेशियों को खिलाने के काम आएगा, उस टमाटर को आप ला रहे हो अपने यहाँ और उसी टमाटर का सब्जी बना रहे हो, तो ये गलत बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसकी देखरेख कौन करेगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है? वार्डन। अब ये नहीं करना है कि वार्डन के तौर पर पैसा ही कमाना है, बाकी चीज़ों से भी पैसा चुराना है। तो इस बात को समझिएगा, उस तरीके से चोरी करना है करके आप भी मेस कमेटी के जो कुक हैं या फिर जो सब्जी लाने वाले हैं उनके साथ मिलकर उस तरीके का काम नहीं करेंगे। ये आपके लिए भी, आपके दायित्व को भी आपको समझना है कि एक स्टूडेंट बाहर से आया है रहने के लिए, तो उसको जितनी भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सके वो आप दिलाइए। ये नहीं कि आपको पैसा चुराना ही है करके आप कहीं से भी किसी भी प्रकार का सब्जी लाकर उनको खिला रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैसा चुराने का आपको और भी बहुत सारे मौका मिलेंगे, जब आप उस वे में चले जाओगे तो हर तरफ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि गुणवत्ता की जांच आप ही को करनी है। गुणवत्ता की जांच कैसे कर सकते हैं? पता चल रहा है नमक डल ही नहीं रहा सब्जी में, नमक डल ही नहीं रहा सब्जी में, रोज बेचारे जो स्टूडेंट है खाए पड़े हैं, नमक आ ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी मिर्ची डल रहा है तो इतना मिर्ची डल रहा है कि अगले दिन तक वो पता चल रहा है स्टूडेंट जब भी जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका जो गुणवत्ता की जांच करने का जवाबदारी किसका होगा? वार्डन का होगा, आपका होगा। तो ये आप जरूरी समझिएगा। ये पता चल रहा है कि क्यों? क्योंकि कई जगह ये होता है कि वार्डन अगर बैचलर है, जैसे हम लोग अभी बैचलर हैं, अगर हम लोग वार्डन बनते हैं तो एक रूम वहीं अलॉट होता है वार्डन के लिए। अगर फैमिली वाला है तो फिर अलग से उनको दिया जाता है, लेकिन
एक बैचलर को वहीं अलॉट होता है। पता चल रहा है आपका खाना भी यहीं बन रहा है, तो आपको तो बेहतर खाना खाना होगा ना। ये नहीं आप बोल रहे हो कि बच्चे के लिए अलग बनाओ, मेरे लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग खाना बन रहा है, ऐसा नहीं। एक ही जगह खाना आपको बनवाना होगा और वो भी अच्छे क्वालिटी का बनवाना होगा, तो इसकी जांच भी आपको करना है। ठीक है। कई जगह ये पाया जाता है कि चावल जो है, चावल में इल्लियाँ आ गई हैं और उसी चावल को बनाया जा रहा है, तो ये नहीं, चावल को साफ कराइए आप, किसी वर्कर को बोलकर साफ कराइए। इसीलिए तो कुक के लिए हेल्पर रखे गए हैं ना। क्यों? क्योंकि वो सब्जी वब्जी जो है अच्छे तरीके से काटे, उनको धोए, साफ करे, चावलों को देखे, दालों को देखे प्रॉपर। अगर दाल में अगर क्या बोलना चाहिए कि नरम पड़ जा रहा है तो उसको सुखाए, धूप दिखाए, इस सभी कामों के लिए रखा जाता है। जब उनको पेमेंट मिल रहा है तो उन सभी के काम आपको करवाने होंगे, ये आपकी ड्यूटीज़ है। 6वें नंबर का तो मैंने बोला ये सभी नॉर्मल कॉमन चीज़ें आप सुनेंगे ना तो ही याद हो जाएगा कि हाँ इस तरीके के काम आपको करना है। और आपको सोचना है, अगर मैं वार्डन बनूं तो मैं क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ एक स्टूडेंट को। अगर मैं खुद स्टूडेंट होता तो मुझे क्या क्या क्वालिटियाँ चाहिए होती, क्या क्या मुझे फैसिलिटी चाहिए होंगी, उस तरीके से सोचकर आपको एग्जाम दिलाना होगा। ठीक है। तो मेंटेन एंड अपडेट असेट एंड स्टॉक रजिस्टर टू डॉर्मेटरीज एंड अदर रूम डेजिग्नेटेड टू द वार्डन। कमरों की संपत्ति, क्या संपत्ति होती है बताता हूं। और स्टॉक रजिस्टर को बनाए रखना, क्या बनाए रखना है ये देखिए। कमरे में क्या होगा, अगर आप किसी हॉस्टल में जाते हो तो एक तो बेड मिलेगा आपको, एक टेबल मिलेगा, स्टडी टेबल, ठीक है, 2 लैंप मिलेंगे, एक फैन मिलेगा। अगर रूम थोड़ा बड़ा है तो 2 फैन मिलेंगे आपको, यही मिलने वाले हैं। ठीक है। आपको हो सकता है कि कमरे की झाड़ू आप खुद लगाए, इसलिए आपको झाड़ू भी दिया जाए। अब इन सभी चीज़ों को, ये कॉमन चीज़ें, तकिया मिला हुआ है, बेडशीट मिला हुआ है, उन पर बिछाने के लिए, आपको ओढ़ने के लिए चादर मिले हुए हैं। समय के अनुसार अगर ठंडी का दिन आता है तो आपको ब्लैंकेट भी दिए जा रहे हैं। ठीक है। गर्मी का दिन आ रहा है, पता चल रहा कूलर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इतने कोई भी अच्छे हॉस्टल नहीं मिलते हैं, लेकिन मान लो अगर मिला, अब मिला है, अब ये कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं कि वहाँ जो पिलो मिला हुआ है एक दूसरे पिलो फाइटिंग कर रहे हैं। पता चल रहा पिलो आपस में फट गया, पूरे उसके जो अंदर के हिस्से हो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। आपको उसको ध्यान देना है कि हाँ जो रूम में दिया गया है वो सारी चीज़ें हैं। पता चल रहा है दिवाली के टाइम में कोई बच्चा अपने घर जा रहा है, जो लैंप नया नया लगा था उसको लेके चले गया, अगर एलईडी लैंप लगा है तो वो लेके चले गया, घर में यूज़ होगा, घर का काम आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसकी आपको जानकारी रखना है और जवाबदारी भी आपका होगा कि आप डिसिप्लिन बना के रखें स्टूडेंट के बीच में। स्टॉक रजिस्टर क्या, अब ये जो चीज़ें मैंने बताया आप सभी को, तो ये सरकार की गाइडलाइन के अनुसार से, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार से सभी जो हॉस्टल्स हैं वहाँ हर 6 महीने में बोला जाता है कि 2 बेडशीट्स अलॉट किए जाते हैं। हर 6 महीने में आपको 2-2 बेडशीट्स, शुरू में 2 बेडशीट्स मिलता है, फिर हर 6 महीने में अल्टरनेटली एक बेडशीट और दिया जाता है जो आपके खुद के यूज़ के लिए रहेगा। पिलो भी उसी तरीके से चेंज होते हैं, लैम्प भी चेंज होना रहता है। तो ये एक पूरा गाइडलाइन है कि किस तरीके से क्या क्या कितना कितना मिलना चाहिए, उस पर हमको फोकस नहीं करना है वो, क्योंकि पार्ट नहीं है आपके पढ़ने का, ना वहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन मिलता है इतना आपको ध्यान रखना है। अब मिलता है तो उसको रखेंगे कहाँ, किसी स्टोर रूम में ही रखेंगे। अब किसी स्टोर रूम में रखें तो उसका स्टॉक भी देखना पड़ेगा। पता चल जो वहाँ स्टॉक को संभालने वाला स्टोर रूम का जो स्टोर कीपर है वही भस्की कर रहा है। भस्की कर रहा है मतलब कहीं ले जा रहा है और बेच रहा है उसको। हो सकता है किसी के साथ टाइप है, उसी जिस दुकान से आता है उसी दुकान से टाइप है कि मैं हर दिन 4 ब्लैंकेट 4 बेडशीट्स निकाल के दूंगा, महीने में आपको 40 ला कर दूंगा, उसको आप बदल के मुझे पैसा वापस कीजिएगा। तो इस तरीके से काम ना हो, इसलिए आपको स्टॉक रजिस्टर भी प्रायः प्रॉपर चेक करते रहना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो डिसिप्लिन ही मेंटेन करके चलना है। इसमें सबसे बड़ा तो काम यही होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना। डिसिप्लिन मेंटेन करने का सबसे बड़ा काम किसका रहेगा, वार्डन का रहेगा। ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन में है तो आपके कर्मचारी, आपके अंदर काम करने वाले लोग, आप जिन बच्चों को संभालेंगे वो भी डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो फिर वो लोग भी डिसिप्लिन में नहीं आने वाले हैं। फिर अगला पॉइंट दिया, प्रिपेयरिंग डेली रूटीन एंड डाइट से स्केल ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की दिनचर्या एवं आहार का पैमाना तैयार करना। आहार का पैमाना तैयार करना कैसे, मान लो 500 स्टूडेंट है, अब 500 स्टूडेंट के लिए खाना बन तो गया है, खाना बन गया है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डरा धमकाकर, किसी दिन होता है ना हॉस्टल में भी एक दिन स्पेशल डाइट मिलता है। ये होता है कि उस दिन अगर आपका वार्डन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कहने के मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइन में होता है कि आपको वेजिटेबल्स ही दिए जाएंगे, नॉन वेज टाइप का आपको कोई भी खाना नहीं मिलेगा, वेज खाना ही मिलता है। अगर वार्डन अच्छा है और पता चल रहा है कि बहुत से स्टूडेंट जो है नॉनवेज प्रीफर करते हैं खाना, तो उनके लिए एक दिन हो सकता है कि वो अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगा के नॉनवेज बनवाए। अब ये नॉनवेज बन रहा है या फिर समझ लीजिए वेज में ही पनीर बनने वाला है। पनीर बनने वाला है उस दिन, क्या है कि एक जो बहुत हाई क्लास का
जो स्टूडेंट है, समझ लो 10th क्लास के स्टूडेंट है, वो 8th 9th वालों को बोल रहा है, 5-6 लोगों को बोला है, जो उनका बात मानता है, जो उनके ग्रुपिंग में है, उनको सभी को खिलाने के लिए बोला कि आप सभी जाओ, ये 5-6 लोग नहीं आएंगे, इनका मैं बोल देता हूँ कि ये लोग की तबीयत खराब है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बस इसी कारण से, ताकि वो जो एक दिन अच्छा डाइट मिलने वाला है उसको हम लोग फुल जमा के खाएं, जितना हो सके उतना खाएं। इस वजह से ये एक बंदा क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। बट वो क्या 8-9 लोग स्टूडेंट, उनको अगर खाना नहीं मिला तो किसकी जवाबदारी है? वार्डन की जवाबदारी है। तो वार्डन इस प्रकार की चीज़ों से बचाना है स्टूडेंट्स को, साथ ही समझाना है। अब डाइट जो बना है उसमें ये ना होना चाहिए कि जो कुक बनाने वाला है वो अपने लिए अलग, अपने घर के लिए अलग सब्जी निकाल लिया, हेल्पर अपने घर के लिए अलग सब्जी निकाल लिया। स्टूडेंट तो सभी अच्छे हैं, सभी के बीच भाईचारा है, सभी बैठकर एक साथ खा रहे हैं, लेकिन उनको खाना ही प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जितना उनको डाइट मिलना चाहिए उतना मिल ही नहीं पा रहा है। एक कटोरी दाल की जगह पता चल रहा आधा मिल रहा है, किसी आखिरी में आने वाले स्टूडेंट को मिल ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके का चीज़ें ना हो, इसलिए आपको एक पैमाना तैयार करके रखना है कि अगर 1 कटोरी दाल मिलना है तो आप बना लीजिए, अगर 500 स्टूडेंट है तो 500 कटोरी दाल होनी चाहिए आपके पास। 2 रोटी मिलना है तो 1000 रोटी आपको बनाना ही पड़ेगा, जो कुक है उसको बनाना पड़ेगा, हेल्पर उनको बेलना पड़ेगा। ये होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि बोल दिए कि आटे की कमी हो गई, आटे की कमी होगी तो स्टॉक आप मेंटेन करके रखिए, ये आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। तो ये सारे आपके किसके काम हो जाएंगे? वार्डन के काम हो जाएंगे। इनके अलावा और क्या हो सकते हैं? वार्डन का ड्यूटी ये हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था तो देखेगा ही, साथ में सफाई भी देखे वो कि हॉस्टल में सभी और सफाई है कि नहीं। उसके लिए एक रूल बना दे, रेगुलेशन बना दे कि स्टूडेंट जो हैं अपने अपने कमरे की सफाई करें, नियमित तौर पर सफाई करें। ऐसा नहीं कि संडे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं 15 दिन में, महीना दिन में एक बार करेंगे, इस प्रकार का चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस सर लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया होगा आप सभी को? एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए भी आप लोग कैसे कर रहे हैं? आपको, मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग के समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ड्यूटी देखा है, ड्यूटी देखी, कार्य क्या क्या होने चाहिए। अब रोल ऑफ वार्डन, रोल ऑफ वार्डन मतलब क्या? उनकी भूमिकाएं। रोल मतलब क्या होता है? भूमिका की। आपको हर अलग अलग जगह पर कौन कौन से रोल निभाने पड़ेंगे। अगर आप मेज समिति में जा रहे हैं तो मेज समिति के साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वहां आपका क्या रोल होगा। जो सफाई कर्मी उनके साथ आपका क्या रोल होगा। जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ आपका क्या रोल होगा। जो बच्चों के लिए कमेटी बनती है उनमें आपका क्या रोल होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। ये ड्यूटी से कुछ थोड़ा सा बस अलग है, ज़्यादा कुछ अलग अलग नहीं है। जितने आपने ड्यूटी पढ़े उन्हीं सब ड्यूटीज़ में इनके थोड़े थोड़े क्या रोल रहेंगे, ये कहाँ कहाँ अपनी भूमिकाओं को निभाएंगे, उसके बारे में पढ़ते चलते हैं। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ड्यूटीज पढ़ना क्यों जरूरी है? पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है आपको कि एक अच्छे वार्डन की क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आपको पता होंगे भाई ड्यूटी क्या क्या हो है, और जो सारी ड्यूटी को निभा रहा है, अपने सारी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा है, वही तो एक अच्छा वार्डन होगा। तो उनके गुण भी वही हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी वही हो जाएंगी। उसी प्रकार उनका रोल क्या होना चाहिए, रोल क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पर वो अपनी भूमिकाएं अदा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं, अपनी जवाबदारी बता सकते हैं कि हाँ नहीं ऐसे मत करो, इस तरीके से काम करो, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। क्योंकि वार्डन का एक काम ही क्या रहेगा, अपने नीचे काम करने वाले वर्कर्स को गाइड करना। तो उसी में हम रोल को देखते हैं। तो पहला रोल क्या है? इन परचेस, खरीदी में। खरीदी में क्या, तो क्या क्या खरीदी हो सकती है वार्डन, एक वार्डन मतलब एक हॉस्टल में क्या क्या खरीदी की आवश्यकता पड़ सकती है, एक कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक मैंने जितना बताया उसमें से आपको क्या क्या चीजें लगा कि खरीदी में या खरीदी करने के लिए जाना पड़ेगा। जो भी रहेंगे ऑफिस के, जो भी हैं ऑफिस स्टाफ में जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं लोग जाएंगे खरीद करने के लिए। या फिर जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मेस है, मेस के लिए खाना बनना है तो डेली बेसिस पर सब्जी लेने जाना पड़ेगा। उसी प्रकार के से एक हॉस्टल में और क्या क्या चीजें हो सकती है जिसको खरीदना पड़ता होगा, जरूर कमेंट करके बताइए तुरंत। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, आप ताकि पता तो चले आप लोग किस प्रकार से सोच पा रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या और हॉस्टल्स में हम लोग खरीदने जाते होंगे या क्या क्या खरीदने की आवश्यकता पड़ती होगी। जैसे कि मैंने बताया मेस से संबंधित वेजिटेबल्स हो गए, तो वेजिटेबल्स बस लगेगा क्या, और भी क्या क्या चीज़ें लगेंगी। मेस हो गया, एक रूम है तो रूम में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है चीज़ों की, क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, ये बताइए।
एक ऑफिस है तो ऑफिस में क्या क्या चीजें होंगी जिसको खरीदना पड़ता होगा, ये बताइए। सफाई है, स्वीपर लोग हैं तो स्वीपर लोगों को क्या क्या आवश्यकता पड़ती होगी, सारा चीज तो मैं ही बता रहा हूँ, बस आपको बताना कि खरीदने क्या होंगे। यहाँ इन सभी खरीद में तो इन सभी को हेल्प करना पड़ेगा ना। बंदा एक ही होगा जो खरीदने जाएगा, इसको वो हेल्प करेगा, लेकिन इन सभी चीजों के लिए वो खरीद कर लाएगा। बता सकते हैं आप लोग? कोई कमेंट नहीं कर रहे हो, किस तरीके से चलेगा? आप लोग को थोड़ा सा एक्टिव होके बैठना पड़ेगा क्लास में। अगर आप एक्टिवनेस नहीं दिखाएंगे तो किस प्रकार से चलेगा? जी, युवराज जी बोल रहे हैं क्या? फूड, लाइट्स, जी बिल्कुल सही है। रूम के लिए आपको लाइट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इवन रूम के लिए नहीं, पूरे हॉस्टल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। और भी? जी मुकेश जी, बहुत अच्छा। मुकेश जी ने बोला कि डेली बेसिस के जो भी चीज़ें हैं, साबुन हो गए, सोप हो गया, जी, हैंड वॉश हो गए, और क्या बोले? स्पोर्ट्स के सामान, जी। ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों को जुड़े रहना है। इसी प्रकार से जब भी मैं पूछूं आप लोगों को कुछ चीज़ें, तो आप बताइए। जरूरी नहीं है कि मैं आपको पूछ रहा हूं तभी आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा, तुरंत पढ़ा जाएगा इंस्टेंटली, कि आपका भी क्या राय है इस बारे में, तो वो चीज़ भी बताएंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच पाया हूँ, जो चीज़ मैं निकाल पाया हूँ, उतनी ही चीज़ें हों पढ़ने के लिए। हो सकता है आप में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा चीज़ बता दे जो मुझे ना पता रहा हो, और मेरे थ्रू फिर वो बाकी लोगों को हेल्प कर दे, तो वो भी हो सकता है। इसलिए आप सारे लोग इन्वॉल्व रहिए इस क्लास में, ताकि हम लोग साथ में एक साथ आगे बढ़े, ठीक है? तो जैसे कि उन्होंने बोला था कि लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, जी लाइट पड़ेगा ही, क्यों? हर तरफ रोशनी तो चाहिए, तो लाइट खरीदने में जो डेली बेसिस के सामान है, जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गए, हैंड वॉश हो गया, स्वीपर के लिए स्वीपिंग के लिए जो मॉप होता है वो हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, मेस के लिए जो वेजिटेबल्स बोले थे, चीनी हो गया, अगर चाय मिल रहा है तो चीनी, सॉल्ट, मिर्च, इन सभी प्रकार की चीज़ें, दाल हो गए, चावल हो गए, ठीक है? और कोई कमेंट किया? जी, रविकांत जी ने बोला कि रजिस्टर और मेडिसिन, वेरी गुड। मेडिसिन भी ज़रूरत पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना, बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो उनको भी तो खरीद के लाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भेजा दे रहे हैं, हो सकता है। फ्रिज, क्लॉथ्स, और हाँ, ठीक है, ठीक है। क्लॉथ्स में क्या आ जाएंगे आपके? वही बेडशीट, अगर पर्दे लगे हैं तो पर्दे, हो सकता है कि पिलो भी, पिलो तो ये सब गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार से आएंगे। मेडिसिन भी हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हर महीने भेजा जाए। लेकिन खरीदने वाली चीज़ें क्या होंगी? रजिस्टर, क्यों? क्योंकि इनका आपको बिल बना के देना पड़ेगा। सरकार तुरंत पैसा नहीं भेजता है, इंस्टेंट बेसिस पर नहीं भेजता है। ये रजिस्टर आपको, ऑफिस रजिस्टर, जिसमें आपको अटेंडेंस मेंटेन करके चलना है, जहाँ आपके सभी जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके बारे में बायोडाटा रखना है, जहाँ सभी स्टूडेंट उनका बायोडाटा रखना है, स्टॉक मेंटेन करने के लिए रजिस्टर लगेगा, तो ये आपको लेके चलना पड़ता है। जब आप बिल दिखाएंगे तो आगे आपसे आपको पैसा मिलता है। वेजिटेबल्स हो गए, ये भी, चाय, चीनी, इन सभी चीज़ों को खरीदना पड़ता है मंथली, ठीक है? लाइट हो गए, सोप हो गए, तो ये सभी चीज़ें क्या खरीदने में कौन मदद कर सकता है? वार्डन मदद क्या करेगा, उसका रोल क्या रहेगा, बताएगा कि नहीं यार मार्केट में इस दुकान से मत लो, एक दो दुकान और देख सकते हैं, वहां जाकर हम लोग ले लेंगे। या फिर जो खरीदने गया है, जो एक व्यक्ति खरीदने गया हुआ है, ऑफिसर जो इसके ऑफिस में काम करता है, वो इसको बता रहा है कि सर इस दुकान में ये रेट है, फिर वो दुकान वाला मेरे को कुछ और प्रॉफिट वो दूंगा बोल रहा है, उसके साथ में कुछ छूट डिस्काउंट दूंगा बोल रहा है कि अगर आप मेरे पास से सारे सोप लेते हो, सारे डिटर्जेंट लेते हो, तो साथ में मैं आपको एक हफ्ते का एक्स्ट्रा, एक हफ्ते का तो नहीं बोल सकते, हो सकते कि 5 जो पीसेस हैं वो डिटर्जेंट पाउडर के, जो 1 kg के रखते हैं अपना वेट, उसका 5 पीसेस वो एक्स्ट्रा देने वाला, इस प्रकार का वो ऑफर दे रहा है। दूसरा दुकान वाला हो सकता है कि वो बोला 4 ही का दूंगा, लेकिन 4 का तो डिटर्जेंट का दूंगा, साथ में आपको सोप मैं जो है 20 सोप फ्री दूंगा। तो इस तरीके से वो वार्डन जो है अपना भूमिका निभाएगा कि नहीं, हमको 5 वाली जगह से नहीं लाना है, हमको 4 वाले, और जहाँ 20 पीसेस साबुन के मिल रहे हैं वहां से हम लेंगे। तो इस तरीके से ये वार्डन का रोल रहने वाला है खरीद में, ठीक है? हो सकता है वेजिटेबल जहाँ से लेने जाते हो तो एक के पास से हम मंथली बंधा रहे हैं कि आप ही के पास से हमारा जो पूरा वेजिटेबल आने वाला है, लेकिन वो बोल रहा है ऑफर में कि धनिया आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है?
दूसरा जो हो सकता है, बोला भाई धनिया के साथ मैं अदरक भी फ्री में आपको देने वाला हूँ। एक कोई और वेजिटेबल दुकान वाला हो सकता है कि वो धनिया और अदरक ही देने वाले हैं, मैं आपको जो टमाटर है वो उससे भी कम रेट में देने वाला हूँ। तो जहां उनको फायदा थोड़ा मिले वहां पर ये वार्डन उनको हेल्प करेगा कि हाँ आप इस वाले में जा सकते हो। जी मुकेश जी, बिल्कुल वही होता है कि जहां सबसे सस्ते में मिल जाए और हमारा काम भी निकल जाए। जैसे कि हम घर के लिए करते हैं, कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर हम फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, या फिर बड़ी लग्जरियस सामान अगर लेने जा रहे हैं, तो जहां हमको सस्ता मिलेगा हम वहीं लेने जाएंगे। उसी प्रकार से इन सभी चीज़ों में भी वार्डन हेल्प करेगा, जो हॉस्टल की खरीदने वाली चीज़ें होंगी वहाँ। स्टोरेज में क्या करेगा, भंडारण में ये हेल्प ऐसे करेगा, अगर कोई ऑफिसर रखा हुआ है जो स्टोर कीपर रखा हुआ है, स्टोर कीपर को नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ों का भंडारण करना है, कौन सी चीज़ों का नहीं पता चल रहा है, उनको भंडारण करके रखना था डोरमेट्रीज का करके रखना था। उन्होंने क्या किया, डोरमेट्रीज का तो किया, साथ में हो सकता है कि उसके साथ में चीनी भी रख दिया हो, लेकिन डोरमेट्रीज के सामान और चीनी के सामान को एक साथ, जो कि राशन सामान है, उसको एक साथ आपको नहीं रखना है। डोरमेट्रीज का एक अलग सेक्शन रखना पड़ेगा आपको और राशन का अलग सेक्शन रखना पड़ेगा। तो उनमें ये अपनी भूमिकाएं निभाएंगे कि अलग अलग इनको रखो। इसमें भी किस प्रकार से रखो, जो पहले आया हुआ है सामान उसको ऊपर रखो। मान के चलो कि क्या होता है, हम लोग जब भी कोई सामान लाते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो रूम है तो नीचे से रखना चालू करते हैं। तो मान के चलो चावल और चीनी की 5-5 बोरियां हैं, वो इस तरीके से 1 2 3 4 5 ही साइड में रखा है। तो हम यूज करना कहाँ, यहाँ से चालू कर रहे हैं। 1 2 3 खपत हुआ था, स्टॉक में 2 ही बचा था, हमने फिर से रीऑर्डर किया, फिर से 3 और आए या 5 और आए। तो 5 और आए तो उसको इसके ऊपर नहीं रखवाना है आपको। ये पहले के दो जो चीनी के, ये जो 2 है वो पहले के चीनी के बोरी थे, चीनी या चावल की बोरी थी। तो इसको आपको यहाँ से हटाना है और इसको ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि ये पहले यूज में आ सके, और बाकी आने वाले 5 को फिर से इस तरीके से रखता है। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक केस है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कंज्यूमर एंड इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है, वहाँ ये आपका पॉइंट आने वाला है। फिर भी यहाँ पर मैं बता दिया कि उनका स्टोरेज में क्या रोल रहने वाला है। तो वो बताएंगे भाई जो पहले चीज़ें आई हैं उनको पहले खपत करो, बाद में आने वाली को बाद में करो, ताकि वो सेफ रहे। फिर देखते हैं मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग कंजप्शन, खपत की निगरानी कि खपत कितना हो रहा है। ये नहीं कि दाल बनना तो था पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए 1 कप, 500 कप, 500 स्टूडेंट थे, 500 कप की आपको आवश्यकता थी, और आपने ये 500 कटोरी की आवश्यकता थी, और आपने इतना बनाया कि वो आधा और ड्रम बचा हुआ है दाल का और वो वेस्ट जा रहा है। तो इस तरीके से ना हो, खपत बराबर हो। साबुन जो है पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को 2 साबुन मिलने थे महीने के लिए, मान लो 2 साबुन मिलने थे महीने के लिए, आपने इतना बांटा कि स्टॉक तो है करके 3-3 बांट रहे हो। एक साबुन स्टूडेंट अपने घर ले जा रहा है, या फिर अपने क्लास में आने वाले किसी स्टूडेंट को दे रहा, भाई तू नहाना, मैं नहीं नहाऊंगा। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, मतलब जितना जरूरी है उतना ही आपको खपत करना है। इन सभी की निगरानी कौन करेगा? एक वार्डन करेगा। उसका ये रोल रहेगा कि आप खपत कितना करो, उसको मैं बता सकता हूँ करके। फिर है इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल यूजेज, जिम्मेदारी पूर्वक उपयोगों को प्रोत्साहित करना। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा एक समय दर समय क्या होता है कि जैसे प्याज का उदाहरण ले लेते हैं, तो घरों में क्या किया जाता है, प्याज लिया जाता है बोरा बोरा और स्टोर करके रखा जाता है, ताकि हम जब प्याज का रेट ज़्यादा हो तब उस प्याज को यूज़ कर पाएँ। उसी प्रकार से हो सकता है कि आप वहाँ भी स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे किसको, प्याज को। अब जिम्मेदारी पूर्वक आपको उपयोग करना है। जिम्मेदारी पूर्वक क्या उपयोग करना है? पता चल रहा है कि अभी मार्केट में प्राइस कम है किसका, प्याज का, तो आप मार्केट से ला लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा पूरे साल में जब प्याज अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, सबसे ज़्यादा रेट पर मिलने लगेगा, तब उस टाइम पे स्टोर किए गए प्याज को यूज़ कर लो। ये कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग में क्या है कि आपने लाया दाल में निकले कीड़े, तो कीड़े को साफ करने के बजाय थोड़ा सा धूप दिखा के उसको सूपे से जैसे साफ करते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे सूपे से साफ करते हैं, उस प्रकार से साफ करने के अलावा आप क्या कर रहे हैं, उन सभी दालों को एक साथ गाय को दे दे रहे हो खाने के लिए कि अब खाने योग्य नहीं। तो इस प्रकार से नहीं करना है आपको, जिम्मेदारी पूर्वक सभी चीज़ों को उपयोग करना है। और इस सभी में कौन ध्यान देगा? तो वार्डन ध्यान देगा। उस वार्डन के रोल यहाँ पर रहने वाले हैं। 5वां क्या देखते हैं, सफिशियंसी ऑफ सप्लाई, पर्याप्त आपूर्ति में। पर्याप्त आपूर्ति में क्या, स्टॉक हमने रखा हुआ है ना, स्टोर रखा हुआ है, स्टोर कीपर रखा हुआ है, एक स्टॉक रजिस्टर रखा हुआ है कि भाई ये सामान आ रहा है, ये सामान जा रहा है, उसको टिक लगाते जाओ, कौन से सामान की वैल्यू कम होती जा रही। तो एक पॉइंट आप डिसाइड करके रखो कि इस पॉइंट से अगर नीचे आता है कोई भी सामान की संख्या, तो मुझे फिर से रिफिल करना है, फिर से वापस से खरीदी करना है। तो वो सभी चीज़ों को देखेगा कौन? वार्डन।
और वार्डन उसको बताएगा कि हाँ इस पॉइंट में चले गया, अब वापस से आप खरीदी करने जा सकते हो। तो वहाँ उसका रोल रहेगा कि पर्याप्त आपूर्ति हो पा रही है कि नहीं, इस सब चीज़ देखने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन, अनुकूलन बनाए रखने के लिए आसपास जो स्टूडेंट हैं उन सभी के बीच में कि हॉस्टल एक सेफ जगह है, हॉस्टल में हर प्रकार की सुविधाएं आपको उपलब्ध हो पा रही है, उस प्रकार की अनुकूलता बनाए रखना उसमें भी आपका भूमिका रहेगा। या सफिशिएंसी में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि आपको ठंडी के दिनों में ब्लैंकेट तो मिलने चाहिए, अगर ठंडी ज़्यादा पड़ रहा है तो आपको 2-2 ब्लैंकेट मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि 2 ब्लैंकेट किसी को मिल नहीं पा रहा है। तो वो प्रकार उस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए आपको पर्याप्त आपूर्ति पहले से रखनी पड़ेगी। ठीक है। 7वां देखते हैं, रेगुलर रिप्लेनिशमेंट, नियमित रूप से पुनः पूर्ति, अगर कमी आ रही स्टॉक में तो उसको भरते रहो। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, साफ सफाई और स्वच्छता में क्या, तो जो भी स्वीपर हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, कूड़े करकट फेंकने वाले जो लोग हैं जो आपकी सफाई में लगे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि एक दिन कर रहे हैं एक दिन सफाई नहीं कर रहे हैं। टॉयलेट की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार संडे के दिन करेंगे। तो इस प्रकार का चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नियमित रूप से आपको सफाई करनी है, उसमें ये ध्यान देंगे। सफाई में आप क्या लाइजोल यूज़ कर सकते हैं उसको बताइए। सफाई में क्या, पहले नॉर्मल झाड़ू लगाइए फिर पोछा लगाइए। तो इस तरीके की चीज़ों को भी गाइड कर सकते हैं आप। फिर क्या है, वेंडर मैनेजमेंट, विक्रेता प्रबंधन में अब खरीदने में गया है तो किसी को बताना तो होगा कि आपको किस तरीके से पैसा जो दिया गया है उसको मैनेज करके चलना है आपको। ऐसा नहीं कि जहाँ जो चीज़ लाना है जितना है उससे दोगुने दाम में आप खरीद कर आ जा रहे हैं, तो वो ना हो, इसलिए आप वेंडर मैनेजमेंट करते हैं। वेंडर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये भी आ सकता है कि आप एक दो दुकानों के साथ टाई अप कर सकते हैं कि हमारा सामान यहीं से आने वाला है, आप हमको एक कम कीमत लगाइए, तो उसके अंतर्गत ये आ जाता है। फिर एड्रेसिंग कंप्लेंट्स एंड इशूज, शिकायतों और मुद्दों को संबोधित करना। शिकायतों और मुद्दों को संबोधित किसको करना है, अगर कोई बच्चा आपके पास आता है कि कोई एक स्टूडेंट है सर वो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी किसको देंगे, पहले तो आप अपने स्तर पर सॉल्यूशन निकालने का देखेंगे। अगर वो स्टूडेंट नहीं संभल रहा है, आपसे नहीं संभल पा रहा है, तो एक उसके गार्जियंस को बताइए, उसके गार्जियंस आकर समझाएंगे। गार्जियन को बताने के साथ साथ आप उसके स्कूल के टीचर्स को बताइए कि भाई टीचर्स समझिए, शिक्षक समझिए, ये जो आपके क्लास का स्टूडेंट है वो इस तरीके के कारनामे करते रहता हॉस्टल में आने के बाद, तो उनको वहाँ पनिशमेंट दिया जाएगा। अथॉरिटी को बताइए कि एक स्टूडेंट ऐसा है हमारे हॉस्टल में कि जो सभी बच्चों को परेशान करते रहता है, वो सभी का शांति भंग करते रहता है, वो पढ़ने जो बच्चे हैं पढ़ने नहीं देता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए क्या एड्रेस करना है आपको, मुद्दों को संबोधित करना है, खुद भी वहाँ से अपने लिए रास्ता निकालना है कि आप किस तरीके से उनको संभाल पाएँ। तो ये थे रोल। अब ड्यूटीज ऑफ बाकी सभी लोगों के बारे में जिनके हमें पढ़ना था उन सभी के बारे में हम देख लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप वार्डन बनने वाले हैं तो वार्डन की आपके ड्यूटीज और रोल क्या होने चाहिए ये आपको सॉलिड आना चाहिए था, वो मैंने बता दिया है। अब जो बाकी हैं आपके अंदर काम करने वाले लोग, आपके को वर्कर्स, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं उसको देखते चलते हैं। तो ड्यूटीज ऑफ ऑफिस मैनेजर, ऑफिस मैनेजर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, ऑफिस मैनेजर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, कोई सोच पा रहा है कमेंट करके बताइएगा। खैर यहाँ लिखा ही हुआ है, मैं ही बता देता हूँ। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। यस सर, यस सर। अगर डाउट आ रहा है कहीं पर तो वो भी पूछते चलिए, डाउट भी क्लियर होगा। लाइव क्लास का यही मतलब है कि आप सभी को क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। अगर लाइव क्लास, अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही देना रहता तो मैं रिकॉर्ड कर देता, लाइव नहीं आता, कि मुझे समझाना नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ मुझे डाउट आप ना पूछ पाओ तो मैं रिकॉर्ड करके आप सभी को दे देता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हों, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो आप सभी चीज़ों के इनके बारे में डाउट आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो ये समझूंगा कि मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ और आप बहुत ही अच्छा समझते हैं। ठीक है, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा है आप लोग झिझक रहे हैं, झिझकना नहीं है यहाँ पर यार, मैं आपके सामने नहीं हूँ, ऐसा नहीं चल रहा कि स्कूल चल रहा है आप अगर पूछ देंगे तो आपको बुला के 2 चमाट मार रहे हैं। आप भी सक्षम है, मैं भी सक्षम हूँ, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं है। आप लाइव क्लास ले रहे हैं, आपको अगर कोई डाउट आता है तो जरूर पढ़िएगा, और इस तरीके की कॉमिक चीज़ें चलती रहेंगे। हाँ, समझ आ रहा है, ठीक है। और जो भी चीज़ें बोलता हूँ थोड़ा सा हंसी के लिए बोलता हूँ, ताकि आपके क्लास में मनोरंजन बना रहे। ऐसा तो नहीं है कि आप मारने आ जाओगे या मैं मारने आ जाऊँगा। ठीक है, तो चीज़ें आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे पढ़ते हुए चलते हैं। ड्यूटीज ऑफ ऑफिस मैनेजर, ऑफिस मैनेजर की ड्यूटी क्या होगी, ऑफिस मैनेजर कौन होगा। एक हॉस्टल के अंदर अगर अभी आप जाओगे ना तो एक अलग से एक केबिन बना होता है, उस केबिन में क्या होता है, सारे रजिस्टर रखे होते हैं, और उस केबिन को संभालने वाला एक व्यक्ति होता है, वही होता है ऑफिस मैनेजर। अगर आपका हॉस्टल बड़ा है तो उसके अंदर में 2-4 लोग काम करने आएंगे, जो क्या काम करेंगे, एक तो स्टोर कीपर रह जाएगा जो उसी के अंदर आएगा, एक सफाई को
सफाई करने वाले में सभी स्वीपरों में एक हेड होगा, वो वहाँ बैठा होगा कि भाई सफाई डिपार्टमेंट में देखो सारी चीज़ें कम पड़ रही हैं, ज़्यादा पड़ रही, कब क्या लेने जाना है, कब किसको छुट्टी देना, वो देखेगा। सिक्योरिटी गार्ड का एक हेड होगा जो वहाँ बैठेगा, सिक्योरिटी गार्ड लोग प्रॉपर आ रहे कि नहीं आ रहे, शिफ्ट में लगाना है, किसको किस शिफ्ट में लगाना है, किसको कब, किसके घर में कब शादी हो रहा है भाई तो उसका नाइट शिफ्ट चल रहा है, उसको छुट्टी में जाना है तो उस मॉर्निंग शिफ्ट वाले को नाइट में बुला रहा है और मॉर्निंग में एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो इस तरीके से मैनेज करके आपको चलने के लिए ना ऑफिस मैनेजर रहता है जो बाकी लोगों को हैंडल करता है। एक ऑफिस मैनेजर रहेगा, इसके अंदर फिर 4 लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो 4 लोग हैं। एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देख रहा है, एक स्टोर कीपिंग देख रहा है, एक मेज देख रहा है, एक स्वीपर लोग को देख रहा है। और ये ऑफिस मैनेजर किसके समान रहेगा, तो आपके वार्डन जो आप बनेंगे ना, आप ही के समान रहेगा, ये आपसे थोड़ा सा बस नीचे आएगा रैंक में, ठीक। तो ये ऑफिस मैनेजर क्या क्या करेगा देखते हैं। कौन? ठीक 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 है राहुल जी, धन्यवाद आपका। पहला देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस केस पे भी आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने अभी जैसे मैंने बोला था, एग्जांपल लिया था कि स्टूडेंट नहीं हो कि जैसे मैं आके मार सकूं, तो चीज़ें बंद हो गई। हमारे टाइम में ऐसा तो होता था कि आपने अगर कुछ नहीं बताया तो आपको जो चमाट पड़ते थे, जो चमाट पड़ते थे बहुत भाई। तो अभी बंद हो चुका है, ठीक है, एक रूल लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बंद हो चुका है, ये अब गैर कानूनी के अंतर्गत आ जाता है। सही बात बोल रहे हो आप। बस मैं कॉमिक करने के लिए आप लोगों को बोल रहा था ताकि थोड़ा सा आपका इस ओर ध्यान आकर्षित हो। तो पढ़ते हैं, ऑफिस में आने वाले सभी कर्मचारियों की नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराना। नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराना क्या, तो ऑफिस मैनेजर का काम क्या रहेगा, सभी कर्मचारी जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई आज छुट्टी मार दिया, किसी कारणवश मारा, कल फिर नहीं आया, परसों और फिर नहीं आ रहा है, उसके जगह पर जो उसके साथ काम करने वाला है उसका काम बढ़ जा रहा है। तो ऐसा ना हो, आपको नियमित रूप से काम में आना पड़ेगा। किसी कारणवश छुट्टी लेना तो उसका कारण भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो ये हो सकता है आपको रस्टिकेट किया जाएगा। स्वीपर हो तो रस्टिकेट हो जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड है तो उनको निकाल दिया जाएगा उनकी संस्था से बात करके कि आपका सिक्योरिटी गार्ड जो आपने हमें प्रोवाइड किया है वो काम पर आता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें ऑफिस मैनेजर देखेगा और नियमित रूप से सबकी उपस्थिति लेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है सफाई कर्मचारियों के मध्य सफाई का नियंत्रण रखना। सफाई कर्मचारियों के बीच सफाई का नियंत्रण रखना, इसके लिए एक व्यक्ति रहेगा कि भाई तुम सभी लोग, अगर हॉस्टल बड़ा है तो, अगर हॉस्टल छोटा है केवल 500 स्टूडेंट वहाँ हैं, 500 से भी कम है, तो ये ऑफिस मैनेजर ही सभी को देख लेगा। लेकिन हॉस्टल बड़ा है तो वहाँ एक व्यक्ति इसके पीछे लगा देगा कि सफाई नियंत्रण देखो, हर कोनों में सफाई हुआ है कि नहीं। हो सकता है जहाँ पर प्ले ग्राउंड है वहाँ के घास इतने ऊंचे ऊंचे हो गए, कट ही नहीं रहा है, वहाँ पर सांप बिच्छू आकर रह रहे हैं। प्ले ग्राउंड था फुटबॉल का, फुटबॉल की जगह वहाँ सांप घूमने चालू हो गए। हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े अगर घास उग भी गए हैं तो उनके बीच में मवेशियों भी छुप सकते हैं। हो सकता है जो वो आप लोग जानते हैं बारहसिंगा, बारहसिंगा बोलता हूँ माफ कीजिएगा, एक जंगली सुअर होता है, जंगली सुअर क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं पता है क्या, एक जंगली सुअर होता है, जैसे वराह अवतार था ना भगवान विष्णु का, उसी प्रकार का होता है। नॉर्मल सुअर तो आपने देखा ही होगा कि जो गलियों में घूमते रहता है, नालियों में घूमते रहता है, उससे बड़ा रहता है, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत निकले रहते हैं। अगर वो आकर घुस गया, आप किसी ऐसे हॉस्टल में काम कर रहे हो जहाँ आपका हॉस्टल एक जंगल एरिया में पड़ता है, तो उस एरिया में वो घुस जाएगा, वहाँ घुस कर वो छुपा हुआ है, बच्चे खेलने के लिए गए हैं उन पर वो हमला कर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों से बचने के लिए क्या होगा, सफाई कर्मचारियों को नियंत्रण रखा जाएगा, उनको बोला जाएगा कि घास को काटो, प्रॉपर एक जिस लेवल पर घास रहना चाहिए प्लेइंग ग्राउंड का उस पर रहे। सभी क्षेत्रों में देखो बड़े बड़े अगर पेड़ लगे तो उनके आसपास के पत्तों को हटाओ, उनमें सांप आकर न बसे, सांप आकर न रहे। इस तरीके की चीज़ों को आपको देखना होगा। अगर नालियां हैं, नालियां जुड़ी हुई है किसी गटर से जाकर, तो नालियों की सफाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, इसको देखना है। कुछ बोले क्या? ठीक है। तीसरा देखते हैं, छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों की जानकारी एकत्रित करना। एकत्रित करना क्यों? आपके यहाँ आकर अगर कोई स्टूडेंट रह रहा है, साल भर रहने वाले, तो उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, किस बैकग्राउंड से आता है, कहाँ से आता है, उनके फैमिली मेंबर कौन कौन है, उनका नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। इस प्रकार की चीज़ें आपको एकत्रित करनी होगी, कौन? ऑफिस मैनेजर के पास, ठीक है, या ऑफिस मैनेजर ही एकत्रित करके रखेगा। चौथा कौन है? ऑफिस संबंधी सभी प्रकार के रजिस्टर का नियमित रूप से अपडेट रखना, ठीक है। ये तो बता ही दिया कौन आ रहा है, कब जा रहा है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक में जो रजिस्टर है उसमें प्रॉपर रोज के रोज डेली बेसिस पर उसमें स्टॉक कितना है ये मेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को देखना। जो ऑफिस, जो हॉस्टल, ये क्या करेगा, आपको भी एक जवाबदारी देगा कि वार्डन के तौर पर आप अटेंडेंस लेने जा रहे हैं तो प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सर आप अटेंडेंस लीजिए, इस प्रकार का। तो वो रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट रहना चाहिए।
छात्रों के आवागमन की जानकारी संबंधित ये कौन रखेगा? सिक्योरिटी गार्ड, जो गेटमैन रहता है। गेटमैन देख रहा है कि कब एक स्टूडेंट जा रहा बाहर मार्केट, किसी काम से निकला था, वापस आया कि नहीं आया, इन सब की जानकारी रखेगा ताकि पता चल सके स्टूडेंट अपने वापस रूम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधित रजिस्टर। ठीक है, ये तो क्लियर था। समय समय पर वार्डन की सहायता करना, प्रवेश के समय राशन संबंधी मामलों में अवकाश संबंधी, छात्रों के देखभाल संबंधी कार्य करना। ठीक है, तो इन सभी कारकों को भी देखेगा। पांचवा पार्ट कुछ नहीं था, वार्डन के अनुसार बोला गया जो भी काम रहेगा करेगा। हाँ, क्या है? क्या नाम है उनका? शुभम जी, आपने जो क्वेश्चन किया है, अच्छा क्वेश्चन आपका। आपने पूछा कि क्या किसी काम को हॉस्टल वार्डन या सुपरिटेंडेंट ही करेगा या उनके अलावा कोई और काम कर सकते हैं या वो किसी को कर सकते हैं। तो एक वार्डन या सुपरिटेंडेंट के पास ये अथॉरिटी रहती है, दायित्व रहता है, ये अधिकार रहता है कि वो किसी अन्य को अपने काम को करने बोले। जैसे कि अभी हमने बोला अटेंडेंस का काम, हो सकता है वो अटेंडेंस का काम खुद ना कर सके, क्लर्क को बोल दे कि भाई क्लर्क जाओ अटेंडेंस लो। आपका प्रश्न ये भी है कि क्वेश्चन ये भी बोले कि ये क्या ये काम जो है वो सुपरिटेंडेंट के ही हैं या सुपरिटेंडेंट ये काम नहीं कर सकते। तो जितने भी मैंने आपको काम बताए हैं केवल उतने ही काम नहीं है, एक दो काम और एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो कि एकदम नॉर्मल सी चीज़ें होंगी। जैसे कि अगर कोई छात्र का पेरेंट्स आता है, कोई स्टूडेंट का पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनको कौन मैनेज करेगा? तो हो सकता है सुपरिटेंडेंट ही मैनेज करेंगे, हो सकता है ये ऑफिस मैनेजर मैनेज करे। तो वो कॉमन चीज़ें हैं, जो पहले रहेगा वहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, तो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपको मिलेंगे कि क्या ये इनके कार्य हैं या इनको कौन करता है। जैसा आपका प्रश्न था, यही था प्रश्न उनका, तो आएगा तो इसी प्रकार का ही आएगा। काम अगर उनका नहीं रहेगा तो आपको पता रहेंगे कि हाँ बाकी काम किसके हैं। हो सकता है जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो मेष समिति है, मेष समिति में जो हेल्पर हैं उनके अलग अलग काम रहेंगे कि हेल्पर कोई बर्तन धो रहा है, कोई हेल्पर सब्जी सुधार रहा है। तो क्या हेल्परों की जो नियुक्ति है वो वार्डन करेगा? इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया, हेल्परों की नियुक्ति जो वार्डन करेगा? तो नहीं, वार्डन नहीं करता है हेल्परों की नियुक्ति। हेल्परों की नियुक्ति भी कौन करेगा? हॉस्टल अथॉरिटी ही करेगा। हॉस्टल अथॉरिटी कौन होता है मैंने बताया, अगर स्कूल का हॉस्टल चल रहा है तो स्कूल का प्रिंसिपल होगा, अगर स्कूल प्राइवेट है तो उस प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल होगा। और अगर इनके लिए भर्तियां निकलती भी होंगी, अगर निकलती होंगी या संविदा बेसिस पर इनको रखा जाता होगा, अधिकतर ये होता है कि नॉर्मल किसी भी जहां आप हॉस्टल चला रहे हैं वहां के आसपास के लोगों को ही बुला लिया जाता है। तो वो काम किसका होता है? एक तो जो हॉस्टल अथॉरिटी है उसका। अगर हॉस्टल अथॉरिटी नहीं बोला है कि भाई वार्डन तुम अपने एरिया के लिए एक कुक खोज लो या एक हेल्पर खोज लो, तो फिर वार्डन उस काम को करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है, तो ये हेल्पर जो ढूंढने वाले काम था, अगर अथॉरिटी ने बोला हुआ है तो वार्डन कर सकता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको चीज एक बार। जी 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 बिल्कुल, गार्ड को भी देखना है, उसका इसी मामले में आ रहे थे, शुभम जी के क्वेश्चंस था तो उसको क्लियर करता। शुभम जी आपको क्लियर है जो बताया मैंने? अब जो कौन बोला अभी? तो मुकेश जी ने बोला कि जो गार्ड जो है उसको कोई रिश्वत दे के बहला फुसला के अंदर तो नहीं आ जा रहे, उसी चीज़ों को देखने के लिए प्रवेश के समय प्रवेश के समय जो है एंट्री गेट पर जो गार्ड रहेगा, तो एक सीसीटीवी कैमरा की मैंने बात किया था, वो लगाना क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड का रूम रहता है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है कि वो प्रॉपर रूप से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो रिश्वत देकर, या बाहर में हो सकता है कि बाहर में कभी कहीं पर रिश्वत देकर फंसा लिया हो गार्ड को, और गार्ड अंदर जाकर किसी बच्चे को हार्म करना चाहता हो, गार्ड माफ कीजिएगा, कोई व्यक्ति गार्ड को फंसा लिया हो पैसे देकर और अंदर जाकर हार्म करना चाहता हो किसी छात्र को। तो इस तरीके की अगर चीजें हैं और उसमें अगर संलग्न पाए जाते हैं कौन, संलिप्त पाए जाते हैं कौन, अगर गार्ड, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। और अगर वैसा चीज होता है तो एंट्री करते समय अगर सीसीटीवी कैमरा लगा है और एक गेट है, इस गेट से अगर एंट्री कर रहे हैं हॉस्टल में तो पता चलेगा, क्योंकि गेट ओपन करने वाला कौन होगा? सिक्योरिटी गार्ड ही होगा या गेट कीपर ही होगा। तो ये चीज़ वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये गलत चीज़ें हैं, अगर उसके ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा आगे चल के? वार्डन ही नियंत्रण रखेगा। तो अच्छा पॉइंट आपने क्लिक किया था। ठीक है, समय कितना हो गया? ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको, समय होने वाला है। तो ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी, ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी की क्या है?
तो हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था देखना, रात के समय में सबसे ज़्यादा इनका काम आता है। क्यों? रात के समय में सभी लोग जब सो रहे हैं तो आपको चारों ओर निगरानी रखना है कि कोई चोर या जिस प्रकार से आपने बोला कि पैसा देकर घुसने वाले लोग आ तो नहीं रहे अंदर, अगर वो अंदर आ रहे हैं तो उसकी जवाबदारी केवल एक फंसेगा, एक के चक्कर में सारे लोग जाएंगे। उस वजह से और बाकी जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है। दूसरा, किसी भी प्रकार की अनुचित कार्य हॉस्टल के अंदर ना होने पाए। ठीक, क्या अनुचित कार्य? ताश खेलने आ गया कोई, चलो बांटो आज तो लगाना है, जितना पैसा लेके आओ, किसी स्टूडेंट को बहला बहला के बुला रहे हैं, लाओ अगर तुम जीते तो तुमको ये बाइक दे दूंगा, अगर तुम जीते तो हो सकता है तुम्हें मूवी का टिकट दे दूंगा। इस तरीके से बहला बहला के इन चीज़ों में संलिप्त किया जा रहा है। किसमें? ताश खेलने में, कार्ड्स प्लेइंग में संलिप्त किया जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी पिला रहा हो ताकि वो अल्कोहलिक हो जाए, स्मोकिंग करा रहा हो। तो इस प्रकार के कार्यों से कौन देखेगा? हॉस्टल का जो सिक्योरिटी गार्ड है वही देखेगा ना, कि हॉस्टल के ग्राउंड में कोई दूसरा व्यक्ति आकर बच्चों को ये सब तो नहीं सिखा रहा है। तो ये किसकी जवाबदारी होगी? सिक्योरिटी की। कोई भी बाहरी व्यक्ति हॉस्टल के अंदर बिना अनुमति के ना आने पाए। बिना अनुमति के ना आने पाए मतलब आपको वार्डन से पहले आकर पूछना पड़ेगा कि सर ये एक व्यक्ति है जो आया है गेट पर, हॉस्टल के अंदर आना चाहता है। तो वार्डन अगर अलाउ करता है या ऑफिस मैनेजर अगर अलाउ करता है या क्लर्क अलाउ करता है तो ही वो अंदर आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। रात्रि के समय पूर्ण रूप से अपने कार्य के प्रति सावधान रहें, यही मैंने बताया। पांचवा, हॉस्टल के आसपास से मवेशियों एवं आवारा पशुओं को हटाए। क्यों हटाए? इसका कारण भी पढ़ लिया हमने। हॉस्टल में वार्डन द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को पूरा करे। वार्डन द्वारा और क्या कार्य दिए जा सकते हैं उसको? अन्य कार्य ये दिए जा सकते हैं कि जाइए, कोई बच्चा स्कूल में जो छूट गया है उनको लेकर आप आ जाइए। ठीक है, इस प्रकार के काम उनको दिए जा सकते हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो हर लोगों को जो भी वार्डन कोई दूसरा काम दे उसको उसको करना होगा। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एडमिशन के टाइम इतने लोग एक साथ उपस्थित हो गए तो उनके समय मैनेजमेंट रखने के लिए, उन सभी के लिए व्यवस्था देखने के लिए किसी न किसी को कुछ ना कुछ काम दे सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर ड्यूटीज ऑफ मेस कमिटी। मेस कमिटी की ड्यूटी क्या होगी? खाना अच्छे से निर्माण करे, मेस कर्मचारियों के कार्यों का आवंटन करे। कोई एक व्यक्ति है जो कमेटी का हेड है, वो बोलेगा कुक को, भाई कुक अच्छे से खाना बनाना है, पिछले बार वाले तेरे वाले खाने में नमक ज़्यादा था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टेस्ट तो आप ही को करना पड़ेगा वार्डन के तौर पर, और जो कमेटी का पहला मेंबर होगा जो सबसे हेड होगा वो भी चेक करेगा। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सभी कर्मचारियों के भी कार्यों का आवंटन। पता चल रहा है 5 हेल्पर हैं, 5 हेल्पर में से 4 लोग हेल्प कर रहे हैं, 5वां आदमी कहीं पर लेट के सो रहा है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। क्यों सो रहा था वो 5वां आदमी? 5वां आदमी इसलिए सो रहा था कि वो बाकी चारों को हो सकता है कुछ प्रलोभन दिया हो सकता है कि वो जो 4 आदमी हो उसके किसी कारण उसके किसी काम में दबे हुए हों। हो सकता है ना, ऐसा होता है कि 5 आदमियों में एक कुछ अच्छा था, फाइनेंशियली अच्छा था, चारों को पैसा दे दे के थोड़ा थोड़ा उनको दबा के रख लिया कि भाई मैं पैसा दिया हूँ, पैसा तुम मेरा खा के बैठो, काम करो। तो ऐसा नहीं, वो तुम पैसा दिए वो अलग मैटर है, यहाँ काम करने आप आए हो तो 5 हेल्पर को काम करना होगा। तो कार्यों का आवंटन भी करेगा, उनके वेतन एवं कार्यों के समय को तय करेगा। मॉर्निंग शिफ्ट में अलग लोग आ रहे हैं, इवनिंग शिफ्ट में अलग लोग आ रहे हैं, इस प्रकार से। मेस में आने वाले राशन की व्यवस्था करना कि कितना मेस में राशन आना चाहिए, कितने लोग हैं स्टूडेंट, उनके अनुसार इनको देखेगा। राशन स्टॉक की नियमित निगरानी एवं वार्डन को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा कि स्टॉक, वार्डन को बोलेगा, आपको आकर बोलेगा कि सर स्टॉक प्रॉपर चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, लेकिन 20 दिन हो चुका है, अब हमें फिर से रीफिल करने की आवश्यकता है, तो हमें खरीदी में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जानकारी देगा, तो आप वार्डन के तौर पर किसी एक को खरीदने के लिए भेजोगे। मेस से संबंधित सभी प्रकार के बर्तनों एवं क्रॉकरी की व्यवस्था करना। बर्तन, खाना बनाने के लिए जो भी बर्तन लगेंगे, पता चल रहा है चावल का रख रहे हैं, तभी बीच से फूटा हुआ है, चावल ही नहीं बना उस दिन, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से बर्तन हमें आवश्यकता पड़ने वाले हैं। अगर 4 प्रकार की सब्जियां बन रही तो 4 प्रकार की सब्जियों के लिए अलग अलग 4 प्रकार की चम्मच हैं कि नहीं है, इन सब की व्यवस्था कौन करेगा? ये मेस कमेटी का मेंबर करेगा। और ये सभी की जानकारी कौन देंगे? कुक देगा, उसके हेल्पर देंगे। क्रॉकरी की व्यवस्था, क्रॉकरी मिट्टी के बर्तनों की व्यवस्था कौन करेगा? कमेटी का मेंबर ही करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप जो मेस में काम करने वाले लोग हैं उनको आकर बताएंगे, वार्डन को बताएंगे, तो खरीदने जाएंगे। तो गर्मी का दिन चल रहा है, घड़े की आवश्यकता है, घड़े ला कर रख रहे हैं। वाटर कूलर की आवश्यकता है, वाटर कूलर ला कर रख रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ये कमिटी मेंबर देखते हैं, मेस कमिटी का जो भी मेंबर रहेगा वो देखेगा। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ मेस वर्कर, मेस वर्कर का मैंने बता दिया, भोजन निर्माण के कार्य में समय पर पूरा करना। पता चल रहा है 8 बजे खाना देना, 9 बजे आप पूरा कर रहे हैं, वैसा ना हो। कुक की सहायता करना भोजन बनाने में। राशन की कमी पड़ने पर इसकी जानकारी मेस मैनेजर या वार्डन को देना। यदि नए बर्तनों का क्रॉकरी की जरूरत है उसकी जानकारी मेस वार्डन को देना। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, एक बार देख लो।
राशन दुकानों के चयन में वार्डन की सहायता करना, मेस हेल्पर द्वारा छात्रों को भोजन परोसने का काम करना और मेस हेल्पर द्वारा बर्तनों की सफाई सुनिश्चित करना। एक बार आप सभी कमेंट करके बताइएगा, कहीं नेट इशू की वजह से आप लोगों को कुछ वीडियोस देखने में परेशानी तो नहीं हो रही है, या ऑडियो मेरा ऑडिबल है आप सबको, साउंड की नहीं है, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या बोल रहे कमेंट में, कमेंट करके बताइएगा ऑडिबल है, विजिबल है। अच्छा, कमेंट आ पा रहे कि नहीं, और रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा क्योंकि ये लास्ट पॉइंट बचा है। शायद नेटवर्क इसी की वजह से लाइव स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, तो वो इसको एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। हॉस्टल के सभी कमरों, बरामदों, शौचालयों और आसपास की सफाई करना स्वीपर का काम रहेगा। कूड़ेदानों की सफाई करना और जगह जगह पर कूड़ेदानों की व्यवस्था करना। ऐसा नहीं कि कॉरिडोर में कोई कूड़ेदान ही नहीं है, बच्चा वहीं पर बिस्किट, लेस, कुरकुरे खा रहा है, वहीं फेंक रहा है। लाया था केला खाने के लिए, केला तो खुद खा गया लेकिन छिलका कॉरिडोर में फेंक दिया है। बेचारे जो बाकी रूम वाले हैं, आने जाने वाले, उनको परेशानी हो रही है, वो लोग फिसल के गिर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इसलिए जगह जगह पर क्या कूड़ेदानों की व्यवस्था हो, और उन कूड़ेदानों का समय समय पर साफ सफाई होता रहो, जो कि डे बाय डे होनी चाहिए। सभी सफाई सामग्रियों का उचित उपयोग हो। पता चल रहा है डिटर्जेंट इतना डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा डाल रहे हैं, पोछा लगाने के बाद जो चल रहे हैं, खुद ही चल रहे हैं तो फिसल के गिर रहे हैं, तो डिटर्जेंट भी सीमित मात्रा में डालें। तो इस तरीके की चीज़ों को देखना होगा, कौन स्वीपर देखेगा। हॉस्टल के आसपास के सभी स्थानों में निगरानी रखना, किसी भी प्रकार के टूटे हुए कांच के टुकड़े की